This video is intended for students who have appeared in UPSC Prelims 2026 as well as those who intend to appear in UPSC Prelims 2027 or 2028. Now, before I analyze this year's paper, that is UPSC Prelims 2026, I want to share my observation with you, having spent about 15ish years in this field now. But I have realized that किसी भी पेपर में, if we talk about UPSC paper or state PCS papers, what happens is कि there are 25ish questions that are easy and there are about 25 questions that are difficult. Now what happens is, let's say assuming ये जो 25 क्वेश्चन जो इजी आते हैं, अगर मैं इनको बहुत इजी बना दूं, अगर मैं इसको ओवर इजी बना दूं, तो भी क्या होगा, आपको पहले भी ये क्वेश्चन आते थे क्योंकि इजी थे, अब मैंने इनको और इजी बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछना है कि इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री ईयू की मेंबर है या नेटो की मेंबर है। अ सीरियस एस्पिरेंट वुड नो। अब मैंने बहुत ऑब्वियस कंट्रीज पूछ ली तो भी आपको पता थी, नॉट सो ऑब्वियस पूछी तो भी आपको पता थी। मैंने एक इजी क्वेश्चन और बना दिया, लेट्स से कि इंडिया एपेक का मेंबर है कि नहीं, इंडिया आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका है कि नहीं, अब आपको पता था। मैंने और इजी क्वेश्चन बना दिया, मैंने आसियान के मेंबर्स पूछ लिए। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग एन इजी क्वेश्चन मोर इजी फॉर यू, इजियर। Now it will not lead to any different result, but your impression of the exam will change. आपको लगेगा कि यार हर पांचवा क्वेश्चन या हर चौथा क्वेश्चन जब आपको एक्सट्रीमली इजी लगता है, आपको लगता है पेपर बहुत ही ज्यादा इजी है। सिमिलरली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि भाई राग मल्हार और राग भीम पलासी जो है उसका कर्नाटिक इक्विवेलेंट कौन सा है, ऐसे करके मैंने कोई क्वेश्चन बना दिया, अभी भी नहीं आपको आता था, लेकिन मैंने आपसे वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राग ललित और राग मल्हार और राग देश और ये सब राग में मैंने कोई डिफरेंस पूछ लिया, आपको तो भी नहीं आता था। बट होता क्या है कि जब हमें लगता है ना कि when we can just understand the question on superficial level, even though we don't know the answer, the fact that I understand the question, I feel that okay, it's a reasonably difficult question, मुझे नहीं आता। When I fail to understand the question, या मुझे लगता है यार ये कहाँ से पूछ लिया इन्होंने, मैंने आर एस शर्मा भी पढ़ रखी है एंशंट मिडीवल की, मैंने ये नई एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी है, ये लेकिन इन्होंने कहाँ से पूछ लिया ये। अब डिफिकल्ट को मैंने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर दिया, आता मुझे पहले भी नहीं था, आता मुझे अभी भी नहीं था, लेकिन फिर दोबारा मुझे इंप्रेशन क्या आएगा निकल कर कि यार ये एग्जाम ना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज हर फोर्थ क्वेश्चन मुझे कैसा लग रहा है जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं, मैंने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। ना माय ऑब्जर्वेशन इज कि यार ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस ना इवेंचुअली आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालते। व्हाई? बिकॉज अगर इजी था तो भी मुझे आता था, और इजी था तो भी मुझे आ गया, डिफिकल्ट था तो भी नहीं मुझे आता था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया तो भी मुझे नहीं आता। राइट नाउ ये जो बीच के 50 क्वेश्चंस हैं, अब यार ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि 25 कैन नॉट बी 20 एंड दिस 50 कैन नॉट बी 55। मैं ब्रॉडली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ 20 से 25, 20 से 25 एंड 50 से 60। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बीच के, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ना आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर पाते हो, जहां पर आपको पता होता है कि यार आई कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, नाउ आई शुड गो एंड अटेम्प्ट माय बेस्ट। जहां पर ना आपको एक फेयर चांस लगता है, एक फेयर आइडिया भी लगता है, आप अपनी लॉजिकल इन्फ्लुएंस भी लगा पाते हो। ये वाले क्वेश्चंस कितने जोन में है? जोन का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएस स्पेस, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायत एंड सो ऑन, आपको इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जोन में है क्वेश्चन, भाई एक एस्पिरेंट ने तैयारी की होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी भारत न्याय संहिता के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए लोक अदालत के ऊपर। अब वो एक चीज होती है, थोड़ा सा वो एक साथ में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको आता है, नहीं पढ़ा होता तो नहीं आता होता। तो अगर ये क्वेश्चन जोन में हो, मतलब जो ऑब्वियस सिलेबस है उसका पार्ट हो, अगर मेरे को इसका इकोनॉमी इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है कि व्हाट डू आई मीन बाय जोन, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, प्रोडक्शन मेथड, कंजम्पशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी डिफ्लेटर, इस तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, फिर मनी है, फिर बैंकिंग है, फिर इन्फ्लेशन है, फिर पब्लिक फाइनेंस है, फिर एक्सटर्नल सेक्टर है।
तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये सारे ज़ोन के टॉपिक हैं, बच्चा पूरा सारी इन टॉपिक्स की तैयारी करता है। अगर ये ज़ोन में हो और एवरेज डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस हो, तो ऐसा होता है कि पेपर ईज़ी हो जाता है। अगर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले क्वेश्चंस अगर ऐसे पोर्शन से आ जाएँ जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते और फिर उसके बाद में वो एवरेज डिफिकल्टी के भी नहीं है, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, अब ये पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज कि जो इजी क्वेश्चंस हैं ये नहीं डिसाइड करते कि पेपर इजी है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं डिसाइड करते कि पेपर डिफिकल्ट है। ये जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं ये डिसाइड करते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसका ये लिटमस टेस्ट है। पहला तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन जोन के हैं कि नहीं है। अगर बच्चा पूरा साल लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो उससे ट्रेस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। अगर से मान लो बच्चा पूरा साल इकोनॉमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है, वहां से ट्रेस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, नंबर वन। एंड दूसरा फिर उसके बाद में जो ऑप्शंस हैं वो, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ आई हैड फेयर आइडिया अबाउट कपल ऑफ ऑप्शंस और 2-3 ऑप्शंस। तो ये लिटमस टेस्ट के हिसाब से किसी भी पेपर को असेस किया जाना चाहिए। इसलिए मेरी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो आज का पेपर हुआ है वो मुझे थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा। इनफैक्ट बाहर बैठकर मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलना भी आसान है, थोड़ा सा मुझे तो डिफिकल्ट साइड पर ये पेपर लगा, राइट। सो हैविंग सेड दैट, अगेन जो पेपर है यार वो है और वो सबके लिए है। तो इस तरह के पेपर्स की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, या फिर डू आई हैव अ फेयर चांस इन दिस एग्जाम और नॉट, अगर मैंने इस साल अपेयर किया है तो उसको हम क्विकली एक बार डिस्कस करते हैं। So as I said earlier, कि it was not an easy paper. It was a highly factual paper, and then there was current linkages, elimination heavy paper था। और एक यूपीएससी ने जो बिगेस्ट सिग्नल दिया है वो ये दिया है कि भाई gone are the days when you could just simply read standard books and revise some monthly current affairs magazines and that's it, preparation हो गई। ऐसे preparation नहीं होगी, आपको चाहिए होगा फैक्चुअल प्रिसीजन, उसका कॉम्बिनेशन हो, करंट अफेयर्स की अवेयरनेस हो, स्टैटिक लिंकेजेस हो, और आपकी एबिलिटी टू डिसाइड कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। यार ये बहुत जरूरी है। ये पेपर ऐसा था जिसमें अगर से कोई भी पर्सन जो बाहर बैठा है अगर वो पेपर देने जाता तो उसको यही ना समझ आता कि यार ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं कि छोड़ूं। बहुत सारे मुझे तो पर्सनली ऐसे क्वेश्चन लगे। दूसरी चीज, वन थिंग दैट आई पर्सनली हैव बीन कन्वेइंग फॉर द लास्ट 1 year, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव स्टार्टेड टेकिंग साइंस एंड टेक एट माय इंस्टीट्यूट माई सेल्फ इज, मुझे लगता है कि यार वेटेज साइंस एंड टेक की तरफ इंक्रीजिंगली बढ़ती ही जा रही है। अब साइंस एंड टेक में भी ऐसा है कि आपको बस अगर ये पता होगा कि व्हाट इज, इट्स नॉट सफिशिएंट, वो उसके पीछे का ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए कि ये चीज काम कैसे कर रही है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा वी हैव टू गो लिटिल स्किन डीप। सो पेपर जो था थोड़ा साइंस एंड टेक डोमिनेटेड, एंड आर्ट एंड कल्चर, गुड ओल्ड आर्ट एंड कल्चर इज बैक नाउ गाइस, अनफॉर्चुनेटली द फैक्चुअल आर्ट एंड कल्चर, द अनप्रिडिक्टेबल आर्ट एंड कल्चर। सो अगेन उसके लिए तो फिर मुझे ये लगता है कि गेम के रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद करनी है। हाँ ये है, लेकिन जरूर कि आर्ट एंड कल्चर को हमने प्रॉपर प्रिपेयर करना है। आप इसको एज ए ऑप्शन नहीं लेके चल सकते कि चल ठीक है ना यार आर्ट एंड कल्चर के 4 क्वेश्चन आएंगे मैं छोड़ दूंगा, आप ऐसे नहीं तैयारी कर सकते। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी मेरे को एक चीज लगती है, चलो अब फर्दर इन द वीडियो विल डिस्कस, कि इकोनॉमी का भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, पेपर वाज वेल स्प्रेड आउट। अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री जिसके सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस थे, अदरवाइज हर एक टॉपिक पे तो क्वेश्चंस तो थे ही। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग एक ये बोलती है कि जो इजी क्वेश्चंस थे उसके नंबर कम हुए हैं। यूजुअली 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, या कई बार 25 इश। दिस टाइम दे वर अबाउट 15 to 20 ओनली। और जो डिफिकल्ट थे दे वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दैट वुडंट मेक मच डिफरेंस, बट मॉडरेट क्वेश्चन जो थे दे वर स्लाइटली डिफरेंट एंड दे वर स्लाइटली ऑब्सक्योर। अब यार मैं एक बार आपसे क्विकली टॉपिक बाय टॉपिक या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कशन करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो इन व्हिच आई विल डिस्कस ऑल द 100 क्वेश्चंस विद यू, बट अ ब्रॉडर डिस्कशन। अगर हम एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो देयर वर अबाउट 16 क्वेश्चंस। उसमें अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन था यमुना के ऊपर, घग्गर वाला, इंडस रिवर सिस्टम की जो असर्शन वाला क्वेश्चन था, या फिर दिस बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी वाला क्वेश्चन,
इवन मॉडर्न नेम्स ऑफ एंशियंट रिवर्स, ये मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे। अमरावती स्क्रप्चर वाला है, रिलेटिवली चलो ठीक है। या फिर वो मंसूर एंड घराना, अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कर्नाटिक मोड सिमिलर टू राग बिलावल, मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगा। तो इस तरह से मुझे थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, पर मेरा जो टेक अवे पॉइंट है वो ये है कि आर्ट एंड कल्चर ना डेकोरेटिव सा नहीं था कि यार आप ना ये चार आपको डांस फॉर्म्स पता है, चार आपको ये अम, अ, चार आपको फेस्टिवल्स पता है इंडिया के, और बस हो गया आर्ट एंड कल्चर। ऐसा नहीं था। आपको आर्ट एंड कल्चर को विद अटमोस्ट सिंसेरिटी के साथ में प्रिपेयर करना है। जो आप रिस्पेक्ट हिस्ट्री को या पॉलिटी को या इकोनॉमी को देते हो वही करनी पड़ेगी। रैंडम मेमोराइजेशन विल नॉट हेल्प। हमें आर्ट एंड कल्चर को समझना है। तो बस टेम्पल आर्किटेक्चर कर लिया और डांस फॉर्म्स कर ली, नॉट सफिशिएंट। एक और चीज मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मॉडर्न हिस्ट्री। यार एक चीज जो हमें मिसकंस्ट्रू नहीं करनी इस पेपर से, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स, इज कि यार मॉडर्न हिस्ट्री के तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं या 4 ही क्वेश्चन आते हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो, बट पॉइंट्स भी जो पूछे जाएंगे दे आर गोइंग टू बी नॉट सो ऑब्वियस, बिकॉज दे हैव रन आउट ऑफ ऑब्वियस क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री में अब कांग्रेस के हर सेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है। हर एक मूवमेंट अगर आप देखोगे, पेजेंट मूवमेंट है कोई, या फिर जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ही है, गांधी जी, और नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इस बार भी क्वेश्चन तो था ही। फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन था, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अवध के ऊपर क्वेश्चन था, 1919 के रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था, बरदौली। तो क्वेश्चन तो थे ही, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। फिर अगेन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके क्वेश्चंस कम थे बट अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे। तो मैपिंग हमें अपनी बहुत अच्छी करनी है। अ, चाहे वो आप देखो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या स्टेट बाउंड्रीज के ऊपर क्वेश्चन अगर आ रहा है कि कौन सी स्टेट की किस सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक के फीचर्स के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है, अंडमान निकोबार के ऊपर आ रहा है, वोल्केनो के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन की क्वालिटी ठीक है, रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ थोड़ा मैपिंग वर्क हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो जब भी आप ज्योग्राफी करो तो हमें ये नहीं करना कि फिजियोग्राफी पढ़ ली, ओशेनोग्राफी पढ़ ली, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्लाइमेटोलॉजी, बट हमारा मैपिंग वीक है। ये नहीं होना चाहिए। चले आगे। नाउ एनवायरनमेंट। यार एनवायरनमेंट में एक टेक अवे पॉइंट है हमारे पास, वो ये है, एनवायरनमेंट में हम यूजुअली क्या कर रहे हैं, या बड़े एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत एस्पिरेंट्स की बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लिए, नेशनल पार्क्स याद कर लिए, आईयूसीएन की जो भी लिस्टिंग्स होती हैं कि भाई कौन कौन से जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आई थिंक एनवायरनमेंट इज ऑल्सो मूविंग अ लिटिल अवे फ्रॉम दैट। उसमें भी एनवायरनमेंट में भी क्या हो रहा है अब, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया पे क्वेश्चन था, आई थिंक टाइगर रिजर्व पे, माधव नेशनल पार्क पे क्वेश्चन था, इजी था, राइट। ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया, कार्बन क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आया, क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर एलटी एलईडी वाला जो क्वेश्चन था, बायोडिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था, मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन था, माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, आई थिंक रेन फेड एरिया डेवलपमेंट अंडर एनएमएसए वाला जो क्वेश्चन था। Then we had question on textile sustainability. So if you look at environment, what I have noticed is that they are moving beyond those 3 4 core areas के ecosystem और pollution और ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इस तरह के जो 3 4 थे कोर जोन्स, इससे बियॉन्ड जाके एनवायरनमेंट थोड़ा स्प्रेड आउट हो रहा है, तो उसको भी हमें अच्छे से करना है। और एनवायरनमेंट को भी करंट और कॉन्सेप्चुअल लिंकेजेस के साथ में इंटीग्रेट करके करना है। सिंपल नेशनल पार्क्स एंड स्पीशीज प्रिपरेशन इज नो लॉन्गर इनफ। देन इकोनॉमी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इकोनॉमी, इसके भी तकरीबन 16 क्वेश्चन थे। यार इसमें मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, दैट वाज गोइंग टू टॉक अर्लियर इन दिस वीडियो। यार जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, पब्लिक सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, है ना, पब्लिक फाइनेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, दिस एंड दैट। सो एक ना बुक्स आर ऑल्सो डिजाइंड इन दिस वे, एंड हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो भी इसी तरह से होती है, ऑल द वे टू प्लानिंग एंड सो ऑन, एम्प्लॉयमेंट एंड WTO एंड वट नॉट। बट अगर आप इस बार के क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो ठीक है, ये तो कोर इकोनॉमी हो गई जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन देर इज दिस एप्लीकेशन अराउंड द करंट इवेंट्स गोइंग ऑन इकोनॉमिकली स्पीकिंग।
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, सागरमाला प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। इकोनॉमिक हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आया था, हिल्टन यंग कमीशन वाला जो एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है। बट इफ वी लीव दैट क्वेश्चन असाइड फॉर नाउ, देन पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, लॉजिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, सेमीकंडक्टर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया, ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आया। तो यार अगली बार हो सकता है हमें जीरोधा या किसी भी इस तरह की चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या जो हमें वर्ड्स ऑप्शंस में दिए हुए थे, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, कितने सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप प्लेटफॉर्म्स को भी देखोगे, जैसे एक प्लेटफॉर्म है, मान लो, मतलब ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन नहीं आया, पर मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक प्लेटफॉर्म है जैसे जस्ट डायल पे आप जाते हो तो आपको सिर्फ वहां पर लिस्टिंग्स मिल जाती हैं, उसके बाद में आप उस पर्सन को कॉल कर देते हो, भाई मेरे को ड्राई क्लीनर नियर मी चाहिए था, मैंने सर्च किया, मेरे सामने जस्ट डायल आ गया, मैं आगे चला गया। फिर दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे शादी.com, देर आर टू पीपल, दे आर मीटिंग एंड देन द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग। लाइकवाइज अगर आप देखोगे उबर, उबर में भी क्या है कि एक ट्रांजेक्शन हो रही है, देन देर आर सम डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, सम ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। सो इस तरह की चीजें कि यार सोशल मीडिया पे भी अलग अलग टाइप के किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए। कोई कंपैरिजन वाला प्लेटफॉर्म होता है कि जैसे हम एयर टिकट्स कंपेयर करते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि है तो वो प्लेटफॉर्म है, ट्रिप एडवाइजर पे पीपल आर कमेंटिंग एंड सो ऑन। तो इस तरह के टॉपिक्स जो है ना, जो मॉडर्न इकोनॉमी में यूज हो रही हैं टर्म्स, वो हमें प्रिपेयर करनी है। गॉन आर द डेज व्हेन यू कुड स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यू कुड finish your economy with this planning and शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, और बीच में आपने 16-17 चैप्टर्स पढ़ लिए, और भाई मैं बजट कर लूंगा और इकोनॉमिक सर्वे कर लूंगा एंड दैट्स इट, राइट। तो उसको थोड़ा सा, जैसे डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन था, यूपीआई सीबीडीसी वाला क्वेश्चन था, वो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि अगर आप जल्दबाजी में उसको गलत कर सकते हो, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट डिफिकल्ट था, बट अच्छा क्वेश्चन बनाया ना। फाइनेंस टोकनाइजेशन के ऊपर जो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन थी, अब अगेन चाहे यार पूरा साल उसके ऊपर बात चल रही थी रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट फिर भी क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट था ना। ऐसा तो नहीं था ना कि इट वाज इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 2016 17 18 में आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, 19 20 में भी। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स पे रेगुलरली क्वेश्चन आता है, इस बार भी ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड पे क्वेश्चन, आई वुड से मॉडरेट। देन मैक्रो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको 16 चीजें करनी नहीं है, बस न्यूज़पेपर पढ़ो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, क्राउड फंडिंग रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। बट माय पॉइंट इज दैट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर इकोनॉमिक प्रिपरेशन टू वन बुक और these 16-17 टॉपिक्स दैट वी यूजुअली प्रिपेयर, राइट। कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा, चलो उर्जित पटेल वाला तो पता था, बट एक दो मे बी जिसने अच्छे से नहीं तैयारी की हुई तो उसको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो। एनबीएफसी पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर भी मेरे को ऐसे लगा कि मॉडरेट था। तो क्या है, टेक अवे पॉइंट क्या है अभी तक अगर हमने बात किया, तो एएमसी का टेक अवे पॉइंट क्या है कि यार एएमसी को भाई थॉरली करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का टेक अवे पॉइंट क्या है कि 4 क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही 4 आएंगे, उसको भी अगली बार बहुत डिटेल में ये बाल की खाल निकाल सकते हैं, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेक अवे पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, पर मैपिंग बहुत स्ट्रांग करनी है। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है यार, हम भी अपनी पेडागोजी को वैसे ही चेंज करें। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अगले बार पेपर देना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को पैटर्न के हिसाब से अलाइन करो। देन इकोनॉमी में अगेन कि वी आर गोइंग बियॉन्ड ऑब्वियस टॉपिक्स, वी विल स्टडी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, फिनटेक, कमिटीज, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करंट स्कीम्स, ये सब हम इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। देन उसके बाद में एलिफेंट इन द रूम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकरीबन 18 क्वेश्चन थे। यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ढंग से 25 दिन वन टॉपिक अ डे आप कवर करते हो, तो आप देखोगे कि जो भी करंट में चल रहा है वो, और उसको आप स्टैटिक से जोड़ के अगर अच्छे से पढ़ते हो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे एक चीज जरूर ऐसी लगती है कि जो यार अगर आप स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यार वो हमें डिफिकल्ट लगेगी। बट अगर आप ढंग से 25 दिन या 1 महीना साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर लोगे, तो आप इस पेपर को कर सकते थे। अब ये ना बहुत कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं मैं दे रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने पिछले 8-9 महीने में 2-3 बैचेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, तो आई कुड जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड आई कुड से कि हाँ यार ये क्वेश्चन आने वाला था, ये क्वेश्चन जो है ये डिस्कस हुआ हुआ था। मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, ध्रुव चुप किसको पता होती है, भारत फोरकास्ट सिस्टम किसको पता होता है, ब्लॉकचेन के फीचर्स कहाँ से पूछ लिए, या बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम ये कहाँ से आया। एलएलएम के ऊपर जो क्वेश्चन था, जेनेटिक मेडिसिन के ऊपर था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन अगर आप उठा लो, तो ऐसा नहीं है कि यार ये किया नहीं जा सकता।
ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी मेरी यही सजेशन है कि आप एक बार फ्रेश आउटलुक के साथ में हर एक टॉपिक को 3 घंटे 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ो, या आई विल ट्राई टू मेक सम यूट्यूब वीडियोस फॉर यू, अगर दोज ऑफ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद अस, आप वहां से उसको पढ़ो अच्छे से, और उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाई प्रिपेयर किया जा सकता है। आई एम मोर वरीड अबाउट एंशिएंट एंड मेडिवल, उसमें क्योंकि ऐसा है कि ये नहीं है ना, इसमें क्या आपने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया, आपने समझ लिया, आप करंट अपडेटेड हो, अब आपको पता है कि यार ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इतना ही पढ़ने वाला था, ये मैंने कर लिया, ये करंट जो है उसको मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटीग्रेट कर दिया। एएमसी में यार मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर उसकी रिकलेक्शन पावर भी थोड़ी हमारी जवाब दे देती है कंपेयर टू साइंस एंड टेक में, यू कैन रिकलेक्ट इजिली। बट नॉनदलेस आप देख लो क्वेश्चन, आप स्पेस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डिफेंस का ड्रोन फॉर्म्स प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, मॉडरेट था, जीनोम्स के ऊपर क्वेश्चन मिला, नेशनल क्वांटम मिशन, आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन अभी पंजाब पीसीएस में भी आया था और इधर भी आ गया है, डीप ओशन मिशन के ऊपर क्वेश्चन था, एआई इंपैक्ट समिट इजी, मिशन सुदर्शन चक्र अगेन, ये भी बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था। तो आई थिंक साइंस एंड टेक जो है उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पर साइंस एंड टेक से हमारा ये टेक अवे पॉइंट होना चाहिए कि इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, की ये नहीं है कि बस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी और चलो जी मेरे कोर सब्जेक्ट्स हो गए। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी एएमसी एंड साइंस एंड टेक, ये आप जब कर रहे हो तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हुए। पॉलिटी में इस बार उन्होंने थोड़ी ट्राई की कि बच्चों को लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछकर थोड़ा उनका टाइम ही वेस्ट करवा दें। तो पहले ही पेपर अगर आपने, मैंने सेट नंबर डी पढ़ा था, तो अगर आपने सेट नंबर डी देखा हो तो शुरू हो रहा है, हिस्ट्री नहीं खत्म हो रही, एएमसी नहीं खत्म हो रही, 20 क्वेश्चन आ गए भाई। उसके बाद में ज्योग्राफी शुरू हुई, चलो 10 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद में फिर कुछ दूसरा शुरू हो गया, कहाँ तो जाकर पॉलिटी आ रही है इतनी आगे। और जब वो आ भी रही है तो फिर वो बड़े बड़े पैसेजेस आपने दे दिए हैं, जैसे कि एथिक्स का जीएस 4 आज ही सॉल्व करवाना है, बट नॉनदलेस इट इज व्हाट इट इज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा अकाउंटेबिलिटी एंड इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट लगा लो, या फिर मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट की बात कर लो, या टेंडर ट्रांसपेरेंसी इशू की बात कर लो, मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13, उस पे कि एक्स तो ये बोल रहा है, वाई तो ये बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो इस तरह से दे ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस डिफरेंटली जो एग्जाम में अपसेट कर सकते हैं। तो अगेन यार इस चीज के लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपको कि यार एक चीज जो मुझे नॉर्मली लगता है कि कोविड के बाद वाले एस्पिरेंट्स जो हैं, अ, उन उनको मतलब एक मैं टिप शेयर करना चाहता हूँ, और अगर आपको भी कोई स्टूडेंट फर्दर जानता है जो जिसने को मतलब जो अभी प्रेपरेशन कर रहा है स्टार्टिंग में, उनके लिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। सी कोविड के बाद में ना प्रेपरेशन बहुत पैसिव हो गई है। होता क्या है कि आप कोई वीडियो देखते हो, जैसे यही वीडियो चल रही है, आप उस वीडियो को देखते हो, उसके बाद आपको लगता है कि ओके मुझे समझ आ गया, नाउ यू वांट टू रिवाइज द टॉपिक, व्हाट यू डू इज यू प्ले दैट वीडियो अगेन इनटू 2 की स्पीड पे, मैंने दोबारा वो वीडियो चला दी, चलो जी ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ आप एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हो। मे बी जितना टाइम आपको उस टॉपिक के साथ एक मैन आवर जो यूटिलिटी वाली बात है जो वो देनी होती है ना, वो हम नहीं दे पा रहे। ये जो लंबे लंबे मैराथन से आप रिवीजन करते हो कि 8 घंटे का मैराथन हमारा इंस्टीट्यूट भी चलाता है, बाकी भी चलाते हैं, मैं कोई होली और दंदाव वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट 8 घंटे के मैराथन से ना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि यू गॉट टू स्पेंड टाइम विद द टॉपिक, आप उसको ना इंटरनलाइज करना होता है, उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना होता है, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो आप अपने आप को बोलो कि यार एक सेकेंड, जो हिस्ट्री कोई एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स, जो एक एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए वो मैंने पढ़ा, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी की है, अब वो सब मेरे दिमाग में है, और जो मैंने पढ़ा ऑल ऑफ दैट आई ट्राई टू इंटीग्रेट इनटू माय पर्सनालिटी एज वेल। अब यार ये जो चीज है कि ये जो सामने एक शख्स खड़ा हुआ है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और इसकी एक एकेडमिक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, अब ये एकेडमिक पर्सनैलिटी पेपर देगी। तो जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने ये नहीं करना कि मैंने मेमोरी को रिजॉर्ट करना है कि यार इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था, इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था, लॉ के अंडर ये काउंट होता है कि नहीं होता, वो होता है कि नहीं होता, नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच दिस पेपर। मैंने 100 गलतियां ही की हैं तभी तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार मेरी ना एक अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल 13 की, 12 में बता दिया था भाई स्टेट की डेफिनेशन,
12 से टू 35 फंडामेंटल राइट्स में 12 में हमें स्टेट की डेफिनेशन बता दिया था, 13 में बोल दिया था लॉ की डेफिनेशन बता देते हैं, और फिर मल्टीपल डिस्कशंस हुई, मल्टीपल केसेस हुए। अब यार मेरी अंडरस्टैंडिंग लॉ की ये बोलती है, जो आप सीसेट में कोशिश करते हो ना कि अपना लॉजिक लगाते हो, अपना तर्क लगाते हो, हम जीएस में फॉर सम रीजन हमेशा हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा था। इंस्टेड ऑफ दैट हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी द आंसर बेस्ड ऑन द पर्सन दैट आई हैव बिकम आफ्टर रीडिंग सो मेनी सोर्सेज, आफ्टर इंटरनलाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। जो मैं पर्सन बन चुका हूं, इस पर्सन के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे आपको बहुत फायदा होगा, चाहे वो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में केस स्टडीज बना दें, चाहे उसको, चाहे वो लैंग्वेज से ट्विस्ट करें, चाहे वो क्वेश्चन लंबे बना दे, छोटे बना दे, बिकॉज अब आपकी पर्सनैलिटी आंसर कर रही है, ना कि आपकी मेमोरी। सो ये थोड़े बहुत जो शॉक्स वो देते हैं, आप इनको भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन था, जैसे सोशल जस्टिस के ऊपर, these questions I think you should have been able to handle। शेड्यूल्ड एरिया वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, कि टैक्सेशन वुमेन रिजर्वेशन वाला। गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वगैरह। तो आपने इसमें भी देखा होगा कि जोन से थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश की गई है। ये नहीं है कि यार एक क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर पे पूछो, एक गवर्नर पे पूछो, एक डीपीएसपी, एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी। उस पैटर्न को तोड़कर क्या करने की कोशिश की गई है, एक गवर्नेंस स्कीम के ऊपर पूछा जाए, यही वाला लगा लो आप। फिर उसके बाद में गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्रीज के ऊपर, क्रिमिनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मेरे को अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, वो बीएनएसएस वाला फ्रेमवर्क के ऊपर जो क्वेश्चन था। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज, चलो उसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है, एससी एसटी वेलफेयर कमेटी इस बार भी आया हुआ था। तो पॉइंट मेरा ये है कि पॉलिटी की जो प्रिपरेशन है, इट हैज टू गो बियॉन्ड आर्टिकल 1 to 395। it has to go beyond what you read in Lakshmikant or the obvious chapters of Lakshmikant। उसको थोड़ा सा और beyond पढ़ो एंड लेट इट सिंक इन, थोड़ा सा समझो उसको, जल्दी जल्दी रट्टे मत लगाओ, और करंट के साथ में हमें जोड़ के देखना है जितने भी रेगुलर इश्यूज चल रहे हैं। फिर यार आईआर, आईआर में अगेन टेक अवे पॉइंट क्या है कि आईआर डज नॉट मीन इंडिया यूएस, इंडिया चाइना क्वाड और आईएमईसी एनीमोर। इंस्टीट्यूशनल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कन्वेंशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनल ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आया, माइग्रेशन फोरम, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इंटरपोल नोटिसेस। इंटरपोल नोटिसेस सारे बच्चे, सब मैगजीन्स हमेशा करवाती भी रहती हैं, सारे बच्चे तैयार भी करते हैं, कभी आता नहीं था, तो इस साल लेकिन पूछ लिया इन्होंने, तो इजी है। ठीक, फिर चांसलर की विजिट हुई है भाई, तो वो तो अभी जनवरी में ही हुई थी आई थिंक, तो प्रीटी करंट अपडेटेड पेपर दैट भी अगर आप देखो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आसियान के ऊपर थोड़ा चलो क्वेश्चन अच्छा था। कोलंबो प्रोसेस शुड हैव बीन इजी टू डील विद कंपैरेटिवली, जो बच्चे कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे थे। तो या तो पॉइंट ये है कि बायलेटरल रिलेशंस और ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आप लुकीज पॉलिसी करते हो तो आप क्या करते हो, आसियान, ईस्ट एशिया समिट, आरसीईपी, चलो आरसीईपी का तो इंडिया मेंबर नहीं है पर चलो नॉनदलेस, मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, इस तरह से हम कुछ 7-8 चीजें कर लेते हैं, बट थोड़ा सा उसको और आगे स्किन डीप जाने की जरूरत है अपने को। अ, एक चीज जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो ये है कि एक क्वेश्चन यार स्पोर्ट्स का देखकर, या एक क्वेश्चन किसी मूवी का देखकर, एक क्वेश्चन किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का देखकर आपने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी खराब नहीं कर लेनी है, कि लगे हुए हैं सारा टाइम ना वो बैंकिंग के पेपर वाली, एसएससी के पेपर वाली जीके पढ़ने के लिए। वो वाली फैक्ट्स भी करने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ना हो कि एट द कॉस्ट ऑफ योर रेगुलर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी और पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी इस पे भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इस बार भी 5-6 क्वेश्चंस थे। देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन अवार्ड, वन ऑन स्पोर्ट्स गवर्नेंस, देयर वाज वन ऑन दिस मूवी बूंग, और कौन सी मूवी मेरे को तो पता भी नहीं था भाई ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक, देन देयर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन था, आर्मी कॉप्स के हेडक्वार्टर के ऊपर। सो या तो सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है, बट जो पर्सन इन क्वेश्चंस को बहुत अग्रेसिवली अटेम्प्ट करेगा कि यार चल ये तो आना ही चाहिए, अब नहीं आता तो छोड़ दो ना यार। अब आप इमोशनल नहीं हो सकते वहां पर कि यार मैं अब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन कैसे छोड़ दूं, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कैसे छोड़ दूं। जो नहीं पता वो नहीं पता, फिर इट इज व्हाट इट इज। सो अगेन टेक अवे पॉइंट इज कि स्टैटिक करंट दोनों के से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि पहले मैं सारा स्टैटिक पढ़ लूं फिर मैं सारा करंट पढ़ लूं। अब एक जगह पे कहीं पे मेरे को करंट के फैक्ट्स याद है, एक जगह पर कहीं पे मैंने स्टैटिक पढ़ा हुआ है,
इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लेकर आनी है, हमें करंट की भी उतनी ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे हम स्टैटिक को पढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हमने डेवलप करनी है। वी हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट वाज इन न्यूज़। वी हैव टू सी कि यार ये चीज़ काम कैसे करती है, क्यों करती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आप क्वेश्चंस देख लो, आप एआई वाला क्वेश्चन देख लो, आप सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन देख लो, आप ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन देख लो, जिनोम इंडिया वाला देख लो, क्वांटम मिशन देख लो, डीप ओशन मिशन देख लो, ओएनडीसी देख लो, टोकनाइजेशन देख लो, इंटरपोल इंटरनेशनल कन्वेंशन, जितने भी ये क्वेश्चंस है ये तो करंट के ही है। बट सभी क्वेश्चंस में आप क्या देखोगे, सभी क्वेश्चंस में कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। बस इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपको पता है कि व्हाट इज। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। नाउ गाइस, अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। यार अब अगर हम पिछले 4-5 साल के पेपर्स को उठाकर देखें तो 2021 के आसपास कट ऑफ गई थी, मतलब आई वुड बी रॉन्ग मतलब थोड़ा बहुत, बट आई कैन रिकॉल इज समवेयर अराउंड 87 88 के आसपास गई थी। फिर 2022 में भी 88 के आसपास थी। 23 में कट ऑफ थोड़ी नीचे गई थी, फिर 24 में दोबारा 87 एंड सो ऑन। मुझे तो पर्सनली ये थोड़ा 23 24 के बीच का पेपर लग रहा है। तो अगर कट ऑफ जो है वो 23 की कट ऑफ और 24 की कट ऑफ के बीच में चली जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपको लगता है कि यार मेरे तो 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई कोई बात नहीं, आप मेंस की तैयारी करना। यू नेवर नो कि 75 कट ऑफ चली जाए। आई थिंक 23 में 75.4 कुछ ऐसे गई थी एक बार ना, काफी कम, 2-3 साल पहले। अगर आपके 80 प्लस बन रहे हैं फिर तो ऑफ कोर्स यू हैव एवरी रीजन टू प्रिपेयर फॉर द मेंस गिवन द ट्रेंड इन द रीसेंट ईयर्स। 85 88 बन रहे हैं फिर तो आपको करना ही है। मुझसे अगर आप पूछोगे कि मेरी, अभी अगेन यार ये बहुत प्रिलिमिनरी है, अभी तो पेपर हुआ है, मैंने 100 क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनको एक फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश की है। तो अगर मेरा प्रिलिमिनरी तो यही एस्टिमेट है कि समवेयर बिटवीन 75 to 85 ही मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब 80 प्लस माइनस 82 प्लस माइनस 2-3 मार्क्स। पर आजकल के बच्चे भाई बहुत खतरनाक हैं। अभी हरियाणा एचसीएस का पेपर हुआ था, मुझे तो वो भी डिफिकल्ट लग रहा था, और मेरे एक फ्रेंड है जो जो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो 20 साल से हर एक बंदा उन्होंने पढ़ाया हुआ है दुनिया में। उनके हिसाब से भी कट ऑफ जानी चाहिए थी हरियाणा एचसीएस की समवेयर अराउंड 42 43। बट आपने देखा होगा हरियाणा एचसीएस की कट ऑफ गई है 53 पॉइंट समथिंग, 53 से ऊपर गई है। तो पॉइंट क्या है कि कई बार आजकल स्टूडेंट जो हैं वो उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो गया है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, तो हो सकता है कि 4 नंबर ऊपर चली जाए। मैं कोई आपको फाइनल कोई वो नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 75 इन जीएस, you should prepare for the mains. If you are scoring more than 70 in the GS and you intend to appear next year, again prepare for the mains, क्योंकि अगर आपने अगले साल पेपर देना है तो भी ये टाइम किस चीज़ के लिए होता है। आप अपना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए आपको, अपने ऑप्शन को फिक्स करने के लिए, अपने मेंस को फिक्स करने के लिए, सो दैट आपको पता है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 5 महीने मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में मेरे जितने भी लेक्यूनास रह जाएंगे मैं उसको कंप्लीट करूंगा। जनवरी से मेरे को प्रीलिम्स मोड में आना शुरू कर देना है। यू हैव सीन मैनी ऑफ, you have seen that prelims can be an extremely brutal exam. One of my like students, she's cleared the exam already. In fact, few of my students who have cleared the exam already, I was talking to them, they are appearing again for rank improvement, and now that you know you're only allowed to appear like once you have cleared the exam. So I was talking to them couple of days ago, and they were like, sir, we're really scared because you can never tell about prelims. Now I'm talking about students who have cleared the prelims multiple times. Someone who has cleared the prelims 3 times, if that person is feeling कि यार you can never tell, it's a kind of exam, next thing you know is कि आपके यार 3 नंबर कम रह गए कट ऑफ से। सो या इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इसको हमने समझना है, जो अगले साल पेपर दे रहे हैं उनको नए जो जो इस साल का जो पेपर है उससे सीखना है। ये नहीं करना कि पूरा साल सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ते रहे, पर उसको ऑप्शन की तरह नहीं ट्रीट करना, साइंस एंड टेक को ऑप्शन की तरह नहीं ट्रीट करना, भाई अच्छे से तैयार करना है, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। और अपनी अप्रोच में थोड़ा हम चेंज लेके आएंगे। आप ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स करो, मैप करो, करंट अफेयर्स को भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, एट द सेम टाइम जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हो उसको भी देखो कि इस चीज में करंट में क्या चल रहा है। हिस्ट्री में थोड़ा सा स्किन डीप जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो या इतना ही मुझे लगता है कि
जो मेरा अभी तक का बेसिक एनालिसिस है। इस पेपर की डिटेल्ड वीडियो के लिए कि हर एक क्वेश्चन की जो क्या एनालिसिस होना चाहिए था, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके लिए आई विल गिव यू अनदर वीडियो प्रोबब्ली टुनाइट, मोस्ट लाइकली टुनाइट और टुमारो। Again, all the best for your exam, and those of you who want to appear or who think that they're going to appear in UPSC mains this year, if you want to reach out to us, talk to us about anything, we are there for you. All the best. Jai Hind.